लोगों के साथ क्लास 12 का एक्सरसाइज 11.2 का डिस्कस करने वाला हूं। पहले तो मैं उसके थ्योरेटिकल पोर्शन पे डिस्कस करूंगा, फिर मैं उसके प्रॉब्लम्स की तरफ चलूंगा। तो सबसे पहले हम लोग का जो यहाँ पे टॉपिक है वो है एक्सरसाइज का नाम लाइन। मीन्स दैट इस चैप्टर में मुझे जितना भी चीज पढ़नी है वो लाइन से रिलेटेड रहेगी। लाइन से रिलेटेड का मतलब मेरा क्या क्या बनता है, जैसे कि आपका लाइन के बारे में आप लोग डेफिनेशन पढ़े होंगे, नीचे क्लास में आप लोगों ने इसके बारे में बहुत ही अच्छे से स्टडी लिए होंगे। आप लोगों ने क्लास 10th में एनालिटिकल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2D में स्ट्रेट लाइन के बारे में बेहतर ढंग से पढ़े होंगे, बट वहां पे 2D में मैंने पढ़ा था। यहां भी मुझे पार्टिकुलरली 3D में पढ़ना है, तो 3D में लाइन का मतलब क्या होता है। चलिए उतनी चीज को मैं डिस्कस क्या क्या करूंगा वो तो बता ही दूंगा। सबसे पहले मैं ये एक सवाल राइज करना चाहता हूं कि आप लोगों में से कभी क्या कोई सोचे हैं कि व्हाट डज रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ एनी कर्व, किसी भी कर्व का इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लिया मैंने x प्लस वाई इक्वल टू 2 लिख दिया, ये क्या रिप्रेजेंट करती है। कोई भी इक्वेशन अगर आपको दिया जाता है, जैसे मान लिया अभी मैं आपको क्वेश्चन बनाना सिखाऊंगा, थ्योरेटिकल पोर्शन पे बताऊंगा, तो वो इक्वेशन रिप्रेजेंट क्या करती है। क्या आप अगर कभी इस पॉइंट पे सोचे हो तो आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगी, खास करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ने में। क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग टाइम में स्टडी कर रहा था तो मैं यही चीज सोचता था बार बार कि किसी भी चीज का इक्वेशन क्या बताता क्या है, ये इक्वेशन क्या चीज है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब कभी मैं किसी इक्वेशन को यूज करता था, जैसे सर्किल का इक्वेशन हो या पैराबोला या एलिप्स किसी का भी हो, तो ये सिंपल में मैं सोचता था कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन रिप्रेजेंट क्या करते हैं। वैसे तो लोग बोलते हैं कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ एक, मैंने स्ट्रेट लाइन का जो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का, उसको ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बट एक्चुअल में वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि इसमें एक ही पॉइंट है, उस पॉइंट को अगर आप समझ गए तो फिर आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है ना वो आप समझ जाओगे। टारगेट ये रहती है कि जिस ढंग से किसी भी चीज को हम यूनिक्वली रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिक्वली बोलते हैं कि दिस इज द यूनिक। किसी प्लेन में, ये मेरा प्लेन है, इस प्लेन में मैं एक लाइन खींच दिया, तो इस लाइन को मैं कैसे बताऊंगा कि ये लाइन मेरा यूनिक है। ऐसे तो मैं बोल दिया कि एक लाइन यूनिक है। प्लेन में कोई लाइन हो जाए, उसके होने से वो यूनिकनेस उसके बारे में तो पता नहीं चलती है। मैथमेटिकली मैं कैसे बताऊंगा कि ये यूनिक है। तो इस लाइन के बारे में तो तभी यूनिक, इसकी यूनिकनेस के बारे में तो तभी बताया जा सकता है जब ये खास प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो, या इसके अंदर कोई ऐसा प्रॉपर्टी हो इस लाइन के अंदर कि हर कंडीशन में इसी को रिप्रेजेंट करता हो। अब वो क्या है, ठीक। तो देखिए किसी भी लाइन का ही नहीं, आप कोई भी कर्व ले लो तो उसकी यूनिकनेस की जो प्रॉपर्टी होती है वो एक यूनिक हो, उसी के लिए मैं उसकी इक्वेशन को पढ़ता हूं। वो एक यूनिक हो, इसके लिए ही मैं एक इक्वेशन को पढ़ता हूं। अब उसकी फैमिली को जब रिप्रेजेंट करना पड़ता है, मतलब उस तरह के जितने भी कर्व, जैसे मान लीजिए मेरा एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस तरह के बहुत सारे स्ट्रेट लाइन होंगे, इधर से भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो इस तरह की फैमिली को लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ते हैं। और जब कभी मुझे इसमें अगर आप जैसे कि उस तो फैमिली वाले में जब भी करेंगे तो वहां पे तो डेफिनेटली से दो जितने भी वो कम से कम डिपेंड करता है किस तरह का इक्वेशन है, उसमें हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज करेंगे। बट अगर आपका दिया गया कर्व अगर कोई स्पेशल नंबर के फॉर्म में से 2x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 5 दे दिया, तो ये जो इक्वेशन होगी ये मैनली एक यूनिक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, नॉट ए फैमिली। ये फैमिली को नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो किसी भी चीज का इक्वेशन पढ़ने का यही दो रीजन होता है, एक तो उसकी फैमिली, उस तरह के कर्व के फैमिली के बारे में स्टडी करना, और दूसरा अगर उसी में हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैल्यू पुट कर देते हैं तो वह उसके एक मेंबर को रिप्रेजेंट करती है। तो ये चीज जो होती है वो किसी भी चीज की इक्वेशन को पढ़ने से हेल्प मिलती है। तो मुझे यहाँ पे पहले रूप से जो डिस्कस करना है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन को, स्ट्रेट लाइन यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन ए स्पेस। जबकि हम लोगों ने पीछे टॉपिक में अगर पढ़े होंगे क्लास 11th में, तो वहां पे पढ़ते होंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन। एक प्लेन में किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, तो वहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है। इन दैट केस वी कैन यूज ओनली एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट फॉर रिप्रेजेंटिंग देम। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओनली एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट विल बी एनफ। बट अगर मैं यहाँ पे
किसी स्पेस में किसी लाइन की बात करूंगा तो स्पेस में लाइन हो या कोई भी कर्व अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे एक्स वाई के साथ साथ आपका जेड एक्सिस की भी जरूरतें होगी। तो ये जो जेड एक्सिस होती है इसके बारे में मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट जो कहां से जेड एक्सिस होती है, किस तरह से होती है, क्या कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करती है, मैंने पीछे की वीडियो में आपको बता दिया। तो मुझे अब यहाँ पे डिस्कस करना है पहले कि कोई भी स्ट्रिंग, क्योंकि आपको मुझे क्या समझाना, इक्वेशन, और इक्वेशन आपको तभी समझ में आएगी जब आपको उस स्ट्रेट लाइन की यूनिकनेस के बारे में आइडिया होगा। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन कब यूनिक होगी इसके बारे में सबसे पहला सवाल आता है। आप किसी भी स्ट्रेट लाइन को कैसे, अगर मुझे इस स्ट्रेट लाइन को यूनिक बनाना हो तो कैसे इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग यूनिक बना सकते हैं। इस स्ट्रेट लाइन को मान लिया कि मुझे यूनिक बनाना है तो कैसे हम बोलेंगे कि दिस स्ट्रेट लाइन इज यूनिक, ये स्ट्रेट लाइन यूनिक है। तो देखिए इसका बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन को यूनिक करना चाहूंगा तो देखिए, अगर मैं पहला मेथड देखिए, फर्स्ट मेथड देखिए। अगर आप लिखना चाहते हैं लैंग्वेज में तो लिख भी सकते हैं, लेकिन उतना ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ये लाइन मान लिया, इस लाइन को मैं मान लिया कि मेरा ए बी लाइन है, ठीक। और अगर ये लाइन ए बी है और इस लाइन को मैं यूनिक बोलना चाहता हूं तो कैसे बोलूंगा। अगर इस लाइन ए बी को मैं बोलूंगा एल, तो एल इज ए यूनिक, एल इज ए यूनिक, पहला दिन बोल सकते हैं एल इज यूनिक इफ इट पासेस थ्रू ए पॉइंट एंड having a particular direction। आई थिंक इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकुलर डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि वो एक खास दिशा में खींची गई हो, एक खास डायरेक्शन में खींची गई हो। तो यहाँ पे कुछ है नहीं, मेनली रूप से मुझे है कि ये लाइन एल जो है यूनिक होगा अगर यह एक पॉइंट से इट पासेस थ्रू ए पार्टिकुलर पॉइंट है। जैसा कि देखिए इस लाइन एल के बारे में, इस लाइन एल के बारे में क्या जानते हैं कि एल एक ऐसी लाइन है, एल एक ऐसी लाइन है जो कि ए से पास करती है और यह इस बी के, ये जो बी एक लाइन है इसके पैरेलल है। मतलब पैरेलल है कि बी के अलोंग में जो एक लाइन बी है उसकी डायरेक्शन में खींची गई है। या उधर नहीं समझ सकते तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि फ्रॉम ए टू बी के डायरेक्शन में वो खींची गई। फॉर कन्वीनियंस हम लोग सुविधा के लिए इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब अगर आपको मैं बोल दूं कि एक लाइन जो ए पॉइंट से पास करती है और वो उसका जो डायरेक्शन है वो ए बी के डायरेक्शन में मूव कर रही है या खींची गई है, तो उस केस में वो लाइन यूनिक हो जाएगी, क्योंकि इसके अलावा जो ए से भी पास करे और ये जो है ए बी के डायरेक्शन में जाए, कोई दूसरा लाइन नहीं हो सकती। तो ये क्या यूनिक हो गया। चलिए एक तो ये आ गया। एक और भी पॉइंट है जो कि आप बचपन में ही पढ़ेंगे, बहुत छोटे में पढ़ेंगे कि अगर कोई लाइन दो पॉइंट से पास करती है तो उस दो पॉइंट से पास करने वाली उस लाइन के अलावा और कोई लाइन हो ही नहीं सकता है। तो अगर मैं इस लाइन की बात करूं, ये मेरा ए बी अगर मान लिया तो यहाँ पे ये भी मत लिखिए क्योंकि ऊपर में भी ये भी लिख लिया, पी क्यू मान लिया। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इफ ए लाइन पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स देन इट विल बी ऑलवेज यूनिक। तो हमेशा वो यूनिक होता है अगर दो पॉइंट से वो पास करता है। तो कुल मिलाकर के मेरा अगर दूसरा कंडीशन चले तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, इफ ए लाइन passes through to given point then it will be always unique, it will be always unique। अगर कोई लाइन दो पॉइंट से पास करती है तो वो हमेशा यूनिक होती है। तो ये जो हुआ आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखिए, अब आप सोचते होंगे कि ये इक्वेशन मैं जब जान ही गया कि ये लाइन जो होती है, कहने का मतलब दो लाइन जो होती है किस तरह यूनिक होती है, मैंने रूप से यही दो कंडीशन है। अब इसी चीज को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए हम इसको इक्वेशन का फॉर्म देते हैं। क्या करते हैं, इक्वेशन को फॉर्म। जैसे मेरी ये पहली होगी तो इसकी क्या खासियत है कि ए पॉइंट से पास कर रही है, दैट मींस कोई इक्वेशन होगा जिसमें इस वैल्यू को पुट करेंगे, ए के कोऑर्डिनेट को पुट करेंगे तो उसको सेटिस्फाई कर जाएगा। पहली कंडीशन। ये बी के पैरेलल है, डेफिनेटली रूप से पैरेलल के केस में अगर आप नीचे के क्लास में पढ़ोगे
अगर मैं अभी एनालिटिकल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ चलो 2D में, तो आप पढ़ते होंगे कि अगर दोनों का स्लोप बराबर होता है, या आप यहाँ पे भी कर सकते हैं कि अगर वो एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में या प्लेन में कहीं भी हो, पार्टिकुलरली सिंपल सी बात है कि अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो इसका मतलब दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे स्लोप का मीनिंग थोड़ा सा चेंज होगा, बट अगर आप 2D में चलोगे तो स्लोप जो होता है वो सेम ही चीज होता है। तो यहाँ पे ये जितने डबल के एंगल एक दूसरे के क्या होगा, पैरेलल होगा, तो इसका मतलब वो स्लोप सेम है। तो कुल मिलाकर के मेरी कहने की बात ये होगा कि अगर आप इसी चीज को, ये जो मैंने लैंग्वेज में लिखा है, इसी चीज को अगर आप मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं तो उसको इक्वेशन का फॉर्म बोलते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस बनाना या कंपटीशन फेस करना अलग चीज है, लेकिन उसके कंसेप्ट लेना बहुत ही अलग चीज है। आप कंसेप्ट के पीछे अगर भागोगे मैथमेटिक्स में तो बहुत इंजॉय आएगा मैथमेटिक्स में पढ़ने में। सबसे बड़ी चीज यही होती है कि मैथमेटिक्स में अगर आप ये चीज एनालाइज करना सीख जाओगे कि व्हाट टू हाउ एंड व्हाई, ये 3 क्वेश्चन अगर आप उसमें एनालाइज करना सीख जाओगे और कोशिश करोगे खुद से जवाब देने का, बुक तो आपका मददगार रहेगा, लेकिन आप उसके बारे में सोचो, आप उसके बारे में लिखो, उसके बाद ही आप समझ पाओगे। क्योंकि बुक में भी उतना एनफ आपको नहीं लिखी हुई रहेगी हर बात है, तो आपको समझना पड़ेगा। मोर देन वन बुक का फॉलो करेंगे तो भी आपको आइडिया कुछ ना कुछ मिलती रहती है, क्योंकि बहुत सारे राइटर कोशिश करते हैं से ज्यादा एक्सप्लेन करें। तो सबसे बड़ी बात होती है कंसेप्ट। कंसेप्ट अगर आप लेते हैं इजीली तो आपको कोई भी टॉपिक्स में रहे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी, काफी इंटरेस्ट भी आएगी। क्योंकि देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बनाने से कोई ज्यादा कुछ फायदा होती नहीं है, ठीक। ज्यादा से ज्यादा आप 12th पास कर जाओगे, कहानी खत्म हुई तक, ठीक। लेकिन सबसे बड़ी बात है कंसेप्ट लेना, ताकि आप उसको अपना डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं आराम से, कि किसी चीज का इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है। भले आपको उतना इजिली नहीं मिले, कुछ स्टैंडर्ड लेवल की जितनी भी मैथमेटिक्स है वो इजिली आपको नहीं मिल सकते, हो सकता है एज एग्जाम्पल्स के फॉर्म में, जो कि आप एज एग्जाम्पल्स के फॉर्म में हो सकता है कि आपको डे टू डे लाइफ से वो आपको नहीं मिल सकते, बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, तो मैं आप थ्योरेटिकल पोर्शन पे डिस्कस करना चाहता हूं कि जो कि आपका एक्सरसाइज 11.2 जो आप लोगों के लिए है, उसका सबसे पहला जो है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला इक्वेशन क्या चीज बोल रहा है उसके बारे में, फिर उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम्पल से, फिर हम लोग नेक्स्ट। तो आज की क्लास में आपको मेन रूप से थ्योरेटिकल चीजों का डिस्कस करना है और फॉर्मूला। पहली बात तो मैं आप लोगों को एक स्टैंडर्ड लेवल से करने का मतलब थ्योरेटिकल डिस्कशन करना चाह रहा हूं। अगर आप थ्योरी नहीं पसंद कहने का मतलब समझ पा रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप थ्योरी को उतार ले, जरूर समझे, समझने की कोशिश करें, और उसके बाद आप उसको फॉर्मूला को लिख लीजिए। लास्ट में फॉर्मूला है तो एग्जाम में अपना फॉर्मूला के हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व करें। और या अगर प्रोसीजर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे, जो कि आपको हायर मैथमेटिक्स में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। साथ ही साथ अगर आप मैथमेटिक्स को अगर जैसे मान लीजिए यूपीएससी बीपीएससी किसी भी चीज का अगर प्रिपेयरिंग करते हैं तो अगर आप उसमें आप इसको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के फॉर्म में लेते तो बहुत इंजॉय आएगा पढ़ने में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखिए जो आपको ये 3D है, आज मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ ये चीज आपको मैं बता रहा हूँ कि ये बीपीएससी चाहे यूपीएससी का अगर आप मैथमेटिक्स एक्स्ट्रा में लेते हैं तो उसका भी एक सिलेबस में ये चीज दिया हुआ है, क्योंकि इसकी जो है ना इमेजिनेशन जो है ना थोड़ा अच्छी होती है इस एक्सरसाइज की, इसलिए इस टॉपिक को लिया गया उसमें 3D को प्लस में। तो सबसे पहला आपका टॉपिक होता है, देखिए टॉपिक दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन लाइन। तो आपका पहला टॉपिक देखिए जिसको 11.3.1 के फॉर्म में दिया हुआ 11.2.1 होगा। चलिए, तो मुझे जो पार्टिकुलरली 11.2 का डिस्कस करना है तो उसका पहला थ्योरम है, देखिएगा, इक्वेशन ऑफ ए लाइन which passes through a point and parallel, इसको हम लोग पैरेलल लिखते हैं शॉर्टकट में, इसको हम लोग पैरेलल लिखते हैं, एंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू एक पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन। मुझे ये टॉपिक आज डिस्कस करना, जो कि मैंने आपको ये चीज बताया। देखिए, अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास करती है और वो एक लाइन के पैरेलल है तो डेफिनेटली रूप से उस लाइन के क्या होगा, वो लाइन मेरा यूनिक होगा। अगर वो लाइन मेरा यूनिक होगा तो इसका तो इक्वेशन हम लोग दे ही सकते हैं। तो चलिए हम लोग इक्वेशन की तरफ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्कस करेंगे। तो मेरी जितनी भी बातें होगी वो क्या होगा, उसमें मैं स्पेस की बात करूंगा ना कि प्लेन की। और दूसरी बात ये भी होनी चाहिए कि हम लोग यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड एक्सिस तीनों को कंसीडर करेंगे। चलिए लेते हैं सबसे पहले
देखिए सबसे पहले एक फॉर्मूला को हम लोग प्रूफ करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। अगर मैं इसको इस तरह से ले लिया, मान लिया मेरा ये एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा जेड एक्सिस है। देखिए एट ए टाइम इस क्वाड्रेंट में अगर चलोगे तो आपको एक ही क्वाड्रेंट नजर आएगी, ऑक्टेंट से क्वाड्रेंट कहता हूं, एक ही ऑक्टेंट आपको नजर आएगी। ऑक्टेंट का मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। तो इस अगर एक्सिस सिस्टम में लोगे, रेक्टेंगुलर सिस्टम में लोगे, तो आपको एक ही ऑक्टेंट एक बार में नजर आएगी। थोड़ा कंसियस होकर के आप अगर ध्यान दोगे तो आपको 8 ऑक्टेंट नजर आएगी। अगर मैं सारा एक्सिस को अच्छे से ड्रॉ कर दूंगा तो ये आपका फिगर ही समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं सारा एक्सिस को कंप्लीट रूप से नहीं ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए अगर मैं इसको ऑरिजिन लेता हूं तो ऑरिजिन का केवल पॉजिटिव डायरेक्शन को, मैंने ऑरिजिन से केवल पॉजिटिव डायरेक्शन वाला ही मैं एक्सिस को रिप्रेजेंट किया हूं और नेगेटिव डायरेक्शन वाला को नहीं लिया। जैसे यहां से ये ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव वाला को मैं इग्नोर करके रखा हूं, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं डिस्कस कर रहा हूं। इससे आपको सहूलियत होगी, फिगर भी अच्छे से समझ में आएगी। अदर क्वाड्रेंट तो आपको समझ में नहीं, जैसे ये आपका फर्स्ट हुआ, इधर आपका सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा, फिर फोर्थ होगा, इस तरह से आपको समझ में उतना नहीं आएगी, इसलिए मैं इतना ही कर लिया। तो सबसे पहले मैं करता हूं जिस लाइन के बारे में, इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू ए पॉइंट। कहने का मतलब ये होगा कि कोई लाइन होगा जो एक पॉइंट से पास करेगा और किसी दूसरे लाइन के वो पैरेलल होगा। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि अगर मेरा कोई लाइन, देखिए कोशिश करता हूं कि मैं सिंबल जो यूज करूं आप लोग के एनसीईआरटी का ही सिंबल यूज करूं, क्योंकि वो आप लोग बोर्ड का जब एग्जाम दोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला अगर यूज करते हो तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले को ही आप यूज करें, इससे आपको फायदा होगी, टीचर को देखने में सहूलियत होगी, तो आपको अच्छे से मार्किंग करेंगे। नहीं तो होता है कि कभी कभी अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला की जगह पे किसी और बुक को फॉलो करते हो और उसकी फॉर्मूले को यूज करते हो तो मे भी टीचर कंफ्यूज कर जाता है कि ये क्या फॉर्मूला लिख दिया। चलिए तो मेरा सबसे पहला आता है कि इफ ए लाइन पासेस थ्रू, मान लिया कि कोई लाइन है, लेट ए लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट ए, मान लिया कि कोई लाइन इस पॉइंट ए से पास करता है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई x1 y1 z1 है। अगर कोई लाइन मेरा x1 y1 z1 से पास करता है मान लीजिए, और ये देखिएगा ध्यान से, ये कोई लाइन मान लीजिए, इस लाइन मेरा L है, ये लाइन मेरा L जो है ये पॉइंट A से पास करती है और दूसरा पॉइंट एक लाइन जो मेरा है वो मेरा B है और इस लाइन B के क्या है पैरेलल है। ध्यान से कोशिश करेंगे आप लोग देखने का, क्या है ये जो मेरा लाइन L है वो B, ये जो B लाइन है इसके पैरेलल है और पॉइंट ए से पास करती है। तो मुझे इस लाइन एल का इक्वेशन बताना है। चलिए इस लाइन एल का इक्वेशन बताना है। अगर आप क्लास 12 9 10 में किसी भी चीज का ग्राफ खींचते तो दो पॉइंट लेकर खींच देते थे, लेकिन आपको मालूम था कि इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, इसको पीछे भी बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आप इन सब पॉइंट्स को थोड़ा बात को मत लीजिएगा। अब देखिए मुझे उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो इस पॉइंट से पास करता और इसके पैरेलल होगा। चलिए हम लोग लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आप सबसे पहले लिखते हैं लेट एल बी द लाइन विच passes through x1 y1 z1, जो कि इस पॉइंट ए से पास करता है। इसका वेक्टर जो है मेरा ए, मतलब इसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन जो मेरा क्या वेक्टर है। देखिए इस किसी भी पॉइंट को अगर मैं एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करता हूं तो उसका मतलब होता है कि उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, उस कोऑर्डिनेट को अगर मैं ऑरिजिन की रिस्पेक्ट में उसको मैंने ऑरिजिन से मिला देने के बाद जो लाइन सेगमेंट होगी उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक, ये मेरा वेक्टर ये होता है, याद रखना। शॉर्टकट में मैंने पहले दी नहीं कि इसका ये वेक्टर ये है, ऐसा मत समझना, ये मैंने केवल सिंबल के लिए दिया था। चलिए तो ये मेरा वेक्टर ये हो गया। अब जो है अब मुझे इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताना है। तो लेट एल बी द लाइन व्हिच पासेस थ्रू वेक्टर ए, दैट मींस x1 y1 z1 एंड पैरेलल टू वेक्टर बी। और वो क्या है कि वेक्टर बी की मेरा क्या है पैरेलल है। तो वेक्टर बी का पैरेलल है, ठीक। अगर हैविंग डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1, अब हम लोग यहां से कोई इंपॉर्टेंट बात ले ली आप लोगों के लिए कि अगर ये वेक्टर बी है तो इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन रेशियो होगा। मैंने डायरेक्शन रेशियो इसलिए डायरेक्ट यूज किया क्योंकि डायरेक्शन रेशियो रिप्रेजेंट करती है किसी भी लाइन का। अगर मैं डायरेक्शन रेशियो अगर लिखता हूं तो वो उस लाइन के एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करती है, वो रिस्पेक्टिव डायरेक्शन रेशियो रिप्रेजेंट करती है।
जो रिस्पेक्टिव डायरेक्शन रेशियो होती है वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करती है। तो मैंने लिया कि लेट एल बी द लाइन व्हिच पासेस थ्रू वेक्टर ए x1 y1 z1 एंड पैरेलल टू वेक्टर बी हैविंग डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1। अगर इसका डायरेक्शन रेशियो जो मेरा वेक्टर बी है इसका a1 b1 c1 हो तो इस केस में मुझे इसका इक्वेशन मानना है। अब देखिए, अगर आप क्लास 11th में कोई चीज पढ़े होंगे थोड़ा बहुत भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी चीज का इक्वेशन फाइंड करने के लिए, अब जैसे मान लीजिए आप स्टेटलाइन का इक्वेशन लिखते हैं स्टैंडर्ड, तो लिखते हैं x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x और y दो आर्बिट्ररी पॉइंट लेते हैं, जो क्या होता है जस्ट लाइक लोकस की तरह, लोकस यहाँ पे मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूँ, चलिए सिंपल सी बात है, वो क्या करता है कि उस x और y के जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये x y आर्बिट्ररी पॉइंट होती है, ठीक। तो इसका मतलब है अगर मैं इस लाइन पर का कोई एक पॉइंट उठा लिया, कोई एक पॉइंट कहीं से भी उठा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मैं मान लिया कि यहां पे कोई पॉइंट है P, अगर मैं P पॉइंट लिया और इसका कोऑर्डिनेट मेरा x y z है, इसका तो मैंने x और y z दिखाई तो समझ में आ गई है। अगर मैं इसको इससे मिला दिया, ये मेरा क्या हो गया AP। अब ये मेरा, अगर मैं इस OP का पोजीशन R मान लिया, ये x y z मैंने क्या हो गया R हो गया। तो लेट L be the line which passes through vector and parallel to vector B having direction से a1 b1 c1। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, चलिए सीधी बात है, अब लिखेंगे टेक एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन, ये मेरी जो लाइन है वो कौन है L, अगर मैं इसको L मान लिया, ऑन L take an arbitrary point P having coordinate x, y, z और vector r with respect to origin, an arbitrary point P और vector r इसको मैंने लिख दिया on L। तो मैंने क्या किया कि इस L लाइन पे एक पॉइंट P ले लिया जिसका जो आपका कोऑर्डिनेट है वो आपका एक्स वाई जेड बोल सकते हैं, या इसको मैं अगर वेक्टर की फॉर्म में बोलूं, इस पॉइंट का अगर मैं पोजीशन वेक्टर बताऊं विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन दैट विल बी एक्स आई कैप वाई जेड कैप और जेड जे कैप। सो अगर मैं पहले तो आप लोगों को मैं वेक्टर फॉर्म में लेकर चलता हूं, फिर मैं बताऊंगा आपको कार्टेशियन फॉर्म। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको वेक्टर फॉर्म की अगर डिस्कस करूंगा तो यहां से क्या बोल सकता हूं, ध्यान से देखना आप लोग ना, इतना तो आप बता सकते हो कि ये जो मेरा O, अगर मैं इसको A मान लिया तो ये मेरा OA AP और ये आपका आता OP। इतना तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए आराम से। अगर आप लोगों को यहां से इतना समझ आता तो मैं यहां से बोल सकता हूं वेक्टर OA प्लस वेक्टर AP इज इक्वल टू वेक्टर OP। इतना तो आप लोग वेक्टर में पढ़े होंगे। अगर इतना अगर आप पढ़े होंगे तो वेक्टर OA प्लस वेक्टर AP बराबर वेक्टर OP अगर लिखते हैं, इतना तो आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे और 11th में तो वेक्टर पार्टिकुलरली है ही थोड़ा बहुत, चलिए फिजिक्स में तो, और मैं आपको 12th में भी पढ़ा चुका हूं भाई, पीछे की वीडियो में आप देख सकते हैं। वेक्टर OA प्लस वेक्टर AP इज इक्वल टू वेक्टर OP ये लिख सकते हैं। अगर मैं OA को रिप्रेजेंट करूं, मेरा क्या होगा OA का, अगर मैं यहां से मान लिया कि AP का वैल्यू निकालना चाहूं तो वेक्टर AP बराबर क्या होगा, आराम से कर सकते हो वेक्टर OP माइनस वेक्टर OA। सो वेक्टर AP विल बी, OP मेरा क्या है वेक्टर R माइनस वेक्टर OA मेरा क्या है वेक्टर A। तो मुझे यहां से वेक्टर R माइनस A क्या है AP बराबर वेक्टर R माइनस A निकल गया। अब मुझे अगर AP निकल गया तो जस्ट लाइक इसी लाइन पे ये कोइंसाइड करता है L लाइन पे, तो ये AP के बारे में आप क्या बोलोगे, AP के बारे में क्या बोलोगे कि आप जानते हैं कि AP इज पैरेलल टू वेक्टर B। अगर वो उसके पैरेलल है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक दूसरे का क्या होगा इंटीग्रल मल्टीपल होगा उसके इक्वेशन में। तो इसका मतलब यहां से बोल सकते हैं, अगर मैं यहां पे देखूं ध्यान से देखेंगे, सिंस वेक्टर AP इज पैरेलल टू वेक्टर B, सो वेक्टर AP इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं क्या लैम्डा टाइम्स वेक्टर B आराम से। अगर आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया तो लिख सकते हैं। कहिए क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि AP जो है इसी का एक पार्ट हो जाएगा या B इसका पार्ट हो जाएगा, ये उस पर डिपेंड करता है, एक दूसरे पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे या तो AP इसका पार्ट हो जाएगा या B इसका पार्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब एक दूसरे का वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, सारा चीज तो सेम ही होगा, केवल फर्क होगा उसके मैग्नीट्यूड में। इसलिए मैंने लैम्डा से यहाँ पे क्या किया
मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों का डायरेक्शन सेम ही है। दैट इंप्लाई दैट अगर मैं एपी का वैल्यू लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। सो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। तो आपका क्या आ गया कि अगर कोई लाइन किसी पॉइंट ए से पास करती है और वो बी के पैरेलल है, तो उस केस में उसका इक्वेशन वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी होता है, और यह इक्वेशन जो कहलाता है वो वेक्टर इक्वेशन कहलाता है। अब हम लोग लिखते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, हेयर वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर इक्वेशन। ये वेक्टर फॉर्म हुआ है, इज वेक्टर फॉर्म इक्वेशन, ये मेरा वेक्टर फॉर्म हो गया। वेक्टर फॉर्म का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पार्टिकुलरली जो भी यूज करेंगे वो वेक्टर की तरह यूज करेंगे। लैम्डा है मेरा या तो आप लोग पहले देखिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ जिस तरह से बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान देखिए, कंसिस्ट होकर के ध्यान से देख लेंगे, आपको प्रॉब्लम 1 मिनट में बन जाएगी। क्योंकि आपके बुक में क्वेश्चन 2 तरह से पूछा गया है, एक तो आपका कहने का मतलब सिंपल डायरेक्शन में और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसलिए इस दोनों बात को अगर समझना पसंद करते हैं तो आपको ये दोनों चीज याद रखना पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने आपको, अगर अभी तक में जो समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं समझ में आया एक बार फिर देखिए, 2 बार देखिए, फिर भी नहीं आए तो डायरेक्ट फॉर्मूला को रख ले। और फॉर्मूला में क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू वेक्टर ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी विल बी वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। तो अगर कोई ऐसा पूछ देगा कि उस स्ट्रेट लाइन का, उस लाइन का इक्वेशन बताओ जो ए से पास करता हो बी के पैरेलल हो, तो वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी दे देंगे। और हेयर लिख सकते हैं, यहाँ पे हेयर लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ पे भी लिख लेंगे लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो लैम्डा जो हो जाएगी वो मेरी रियल नंबर आ जाएगी, और इसके आधार पर ये मेरा जो होगा पूरा का पूरा लैम्डा यहाँ पर क्या हो गया, एक रियल नंबर हो गया, और ये मेरा इक्वेशन जो हो गया वो वेक्टर इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आप लोगों ने इस चीज को सीख लिया तो अब हम लोग चलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन। ये कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है, जरा से इसको भी हम लोग देख पर सुन लेते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन कुछ नया नहीं है, वो जस्ट वेक्टर इक्वेशन से ही ऑब्टेन कर सकते हो आप इजीली। क्या चीज है, तो जो वेक्टर आपको दिया हुआ है उसका पोजीशन वेक्टर आप लिख दें उस जगह पे, तो आपको एक इक्वेशन ऑब्टेन होगा जो कि ओनली इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, मतलब उन सारे वेक्टर्स का जो कोऑर्डिनेट है उस फॉर्म में वो रिप्रेजेंट होगी, और वही आपका जो इक्वेशन होगा जो उसके कोऑर्डिनेट के फॉर्म का है वो आपका क्या लगेगा, वेक्टर इक्वेशन, सॉरी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ दैट। तो उसी केस में अगर आपका ये हो गया, आपका वेक्टर इक्वेशन याद रखेंगे। फिर मैं लिखता हूं इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन लाइन इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन। तो अब इसको मिटा देते हैं हम थोड़ा सा कार्टेशियन में, थोड़ा सा इसको मिटा भी सकते हैं, इसको भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपने वेक्टर की फॉर्मूला ले लिया, वेक्टर की फॉर्मूला। अब मैं इसी को आपको थोड़ा सा कार्टेशियन के सिस्टम में ले कर सकता हूं। कार्टेशियन में आप क्या जानते थे बताइए, तो आपने देखा था यहाँ पे जो मैंने फिगर बनाया था, आप वहां पे देख सकते हैं। ये वेक्टर आर का मतलब समझते हो क्या होता है, इस वेक्टर आर का मतलब हुआ वेक्टर ओ आर, और ओ आर का पोजीशन वेक्टर क्या था, वो मेरा ऑरिजिन था, आर मेरा क्या था, एक्स वाई जेड, मतलब एक्स आई के वेक्टर ओ आर का अगर मैं वैल्यू निकालना पसंद करता हूं तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड की कैप। सो मैं यहां से लिख सकता हूं वेक्टर आर की जगह पर क्या, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप विल बी वेक्टर ए मेरा क्या था जिससे वो पास कर रही थी, वो मेरा था x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस, अगर मैं लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी की बात करता हूं तो लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी मेरा क्या था, a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप। यह आ गया। अगर मैं इसको इधर कर लिया दैट इंप्लाई दैट x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप। यहां से अगर मैं इसका वैल्यू निकालूंगा तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर होगा। सो लैम्डा बराबर मेरे क्या होगा, x माइनस x1 अपॉन a1। फिर यहां से अगर मैं लैम्डा निकालूंगा तो इसके हेल्प से कंपेयर करके लैम्डा निकालूंगा तो y माइनस y1 अपॉन b1, तो इसको ये भी बोल सकता हूं y माइनस y1 अपॉन b1, और इसको ये भी बोल सकता हूं z माइनस z1 अपॉन c1। तो ये जो इक्वेशन मिला, ये जो लैम्डा का वैल्यू है, इससे तीनों एक दूसरे के बराबर है। ये जो मुझे इक्वेशन मिला है, ये इक्वेशन कहलाता है इन द कार्टेशियन फॉर्म, यहां पे देख सकते हैं इन कार्टेशियन फॉर्म। तो आपके बुक में वो डायरेक्टली यूज करता है
कि आप कार्टेशियन फॉर्म में भी इक्वेशन बताएं, वेक्टर फॉर्म में भी इक्वेशन बताएं। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, आपको वेक्टर फॉर्म में दे देगा और कार्टेशियन में बदलने को बोलेगा, कार्टेशियन में दे देगा आपको वेक्टर फॉर्म में बदलने को बोल देगा, कार्टेशियन दे देगा, बोलेगा किस पॉइंट से पास करता है, किसके पैरेलल है, ये भी पूछ सकता है। तो क्यों नहीं हम लोग यहां पर ही डिस्कस कर ले। चलिए, हम लोगों ने अगर कोई वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी के फॉर्म हो, तो उसका मतलब होता है कि वो जो लाइन है वो वेक्टर ए से पास करता है और वेक्टर बी के पैरेलल है। और अगर मैं इस फॉर्म में देता हूं x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, इसका मतलब ये हुआ here x y z आर आर्बिट्रेरी वेरिएबल है, x y z में क्या आर्बिट्रेरी वेरिएबल अपने मन से लिए। अदरवाइज इसका मतलब ये होता है कि इट इज ए लाइन विच पासेस थ्रू x1 y1 z1 एंड पैरेलल टू डायरेक्शन एंड पैरेलल टू that line which is that line having direction ratio a1 b1 c1, having direction ratio a1 b1 c1। अच्छा, चलिए यहां तक अगर आप लोगों ने सीख लिया तो छोटी सी बात मैं और भी आप लोगों से कर लेता हूं। ये मेरा क्या है, ध्यान से देखिए, ये जो मेरा लाइन था जिसके पैरेलल में वो था, वो उसका डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1। अच्छा, अगर मैं इसके डायरेक्शन रेशियो की जगह पे अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन क्वेश्चन यूज करूं तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगी? जरा देख लेता हूं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये अगर डायरेक्शन रेशियो है उस वेक्टर बी का, इसका मतलब वेक्टर बी को मैं लिख सकता हूं a1 i क्या b1 j क्या प्लस c1 क्या, और इसका अगर मैं डायरेक्शन रेशियो लिखूंगा तो a1 अपॉन अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, जो कि इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी डिवाइड होगा और इसमें भी डिवाइड होगा। इस केस में तो तीनों में डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब अगर इस जगह पे आप उस लाइन का जिसके पैरेलल में है उसका डायरेक्शन क्वेश्चन में लिखते हैं तो भी यह इक्वेशन आपका ट्रू होगा। तो आप लिख सकते हैं ऐसा भी, इफ a line passes through x1 z1, if a line passes through x1 y1 z1 and parallel to that line having direction cosines L1 M1 N1, जिसका डायरेक्शन क्वेश्चन क्या होगा L1 M1 N1 होगा। तो इस केस में जो इसका इक्वेशन होगा तो वो होगा x माइनस x1 अपॉन L1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन M1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन N1। ये मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। मेरा क्या हो गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया किसका, उस लाइन का जो x1 y1 z1 से पास करती है और जिसका डायरेक्शन क्वेश्चन। तो आप डायरेक्शन क्वेश्चन भी कभी-कभी ज्ञान बुझ के दे देता है, क्योंकि अगर बच्चा ज्यादा डीपली भी पढ़ा हुआ रहता है ना तो उसको कंफ्यूजन ये होता है कि यहाँ पर तो हमने पढ़ा था डायरेक्शन रेशियो, लेकिन अब दे दिया डायरेक्शन क्वेश्चन, अब क्या करें। तो फिर वो एक अलग दुनिया को सोचने लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, आप उसी तरह से वहां पे डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन क्वेश्चन से भी रिप्लेस कर दोगे तो उसका इक्वेशन उसी तरह से रहता है, केवल यहाँ पे डायरेक्शन क्वेश्चन आ जाता है। तो यही हो गया इक्वेशन ऑफ दैट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट ए एंड पैरेलल टू दैट लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियो a1 b1 एंड c1। वो इस तरह का इक्वेशन का मेरा क्या हो गया, इसका वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन, और ये मेरा हो गया कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन। अगर आप लोगों ने इस इक्वेशन को समझ लिया तो मैं इस पर एक प्रॉब्लम्स करता हूं। देखिएगा प्रॉब्लम्स में क्या क्वेश्चंस में रखे। चलिए, क्वेश्चंस तो काफी इजी आप लोगों को पूछा जाएगा, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ज्यादा डायग्राम वगैरह आपको अगर बस बनाना पसंद हो तो बना सकते, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। आप फटाफट क्या करोगे, आराम से फॉर्मूला लिखोगे और आराम से बनाते हुए चले जाओगे। अब इससे किसका क्वेश्चन दिया हुआ देखिएगा कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन, दोनों ही क्वेश्चन पूछ रहा है। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 5 to -5 4। तो जो लाइन, जिस लाइन का मुझे वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना है वो 5 to -4 से पास करता है एंड विच इज पैरेलल टू द वेक्टर 3i कैप 2j कैप -8k कैप, जो कि इसके पैरेलल में है। तो आपको यहां से बोल सकते हो आराम से, सबसे पहले फॉर्मूले के स्टैंडर्ड फॉर्म में चलते हैं, उसके बाद अगर आपको पसंद हो तो बना भी सकते हैं। चलिए एग्जांपल नंबर हमको याद नहीं कितना नंबर का एग्जांपल है, शायद ये आपको एग्जांपल नंबर जो है मुझे लग रहा है 6 नंबर होना चाहिए एग्जांपल। देखिए ये आपका एग्जांपल नंबर क्या है, 6। देखिए एग्जांपल नंबर 6 जो है वो क्या है, बोल रहा है फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे लेट that line
बी वेक्टर आर, वो मान लिया मेरा लाइन क्या है, वेक्टर आर है। आप चाहिए तो रिक्वायर्ड लिख सकते, लेट रिक्वायर्ड लाइन भी वेक्टर आर। अगर वेक्टर आर दिया हुआ है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेक्टर आर इज इक्वल टू मेरा क्या हो रहा है, वेक्टर आर पासिस थ्रू, किस पॉइंट से पास कर रहा है, 5 to -4, 5 to -4। ये जो है मेरा, सो आप अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्मूला की तरफ चले तो ये इस पॉइंट से पास करती है। तो आपको मैंने क्या बताया था, जिस पॉइंट से पास करती थी अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये मेरा वेक्टर, ये बराबर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 5a 2j कैप -4k कैप, एंड ये मैंने वेक्टर आर लिख दिया। और इसी का सेकंड पार्ट जो आपका है वो करा विच इज पैरेलल टू द वेक्टर, और जिसके पैरेलल उसको हम लोगों ने क्या बोला, वेक्टर भी, जो कि पैरेलल है वो आपका है 3i कैप 2j कैप -8k कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप -8k कैप। यहां पे लिख भी सकते हैं एंड पैरेलल टू वेक्टर भी, जो कि इतना दिया हुआ है। सो वेक्टर आर बराबर में क्या होगा, वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, ये आप लोग जानते हैं बराबर, वेक्टर ए का वैल्यू मैंने क्या है 5i कैप प्लस 2j कैप -4k कैप प्लस, अगर मैं यहाँ पे लैम्डा लिख दूं और वेक्टर बी लिखूं तो क्या आ जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप -8k कैप। ये जो हो गया मेरा उस आर का इक्वेशन, उस लाइन का इक्वेशन हो गया जो ए से पास करता है और बी के पैरेलल हो गया। अगर आप लोगों ने इसको समझ लिया तो देखिए एक लाइन का हो गया ना, जो कि यहाँ तो मैं जानबूझ की तरह सारा भाषा लिख दिया, लैंग्वेज लिख दिया, बट यहाँ पे अगर मैं जरा सा सोचूं तो कुछ था ही नहीं, एक वेक्टर ए से पास करता और बी के पैरेलल है, दोनों का वैल्यू पुट कर दिया और आराम से बना दिया। ये मेरा हो गया क्या, ये हो गया मेरा वेक्टर फॉर्म इक्वेशन। अब इसी को अगर मैं कार्टेशियन में बदलने का कोशिश करूंगा तो ये जो जिससे पास करती है ये मेरा किसका फॉर्म करेगा, x1 y1 z1 की जैसा है, और जिसके पैरेलल है ये मेरा किसकी तरह काम करेगा, x y z, इसके सॉरी a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप, इस तरह से सॉल्व करेगा, क्योंकि यही ना इसी का ना जो वेक्टर बी है उसका डायरेक्शन रेशियो 3 2 -8 है। तो इस तरह से अगर आप मैं चलो इन कार्टेशियन फॉर्म, सो इन कार्टेशियन फॉर्म अगर मैं कार्टेशियन इक्वेशन लूंगा तो उस केस में मेरा क्या होगा, x x1 मेरा कितना -5, सॉरी 5x -5 डिवाइडेड बाय a1 मेरा कितना है 3, फॉर्मूला जो लोग जानते हैं, y y1 मेरा कितना है 2 अपॉन b1 मेरा कितना है 2 इज इक्वल टू x z1, x माइनस क्या देगा +4 डिवाइडेड बाय c1 क्या देगा -8। ये मेरा जो हो गया वो कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्म हो गया, और ये आप किसका इक्वेशन हो गया, ये उस लाइन का इक्वेशन हो गया इन कार्टेशियन फॉर्म व्हिच पासेस थ्रू 5 to -4 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो 3 to -8। चलिए ये चीज आप लोगों ने समझ लिया। तो आप अगर चाहिए था इसको बनाने से पहले एक बार फॉर्मूला लिख सकते हैं आप आराम से। मैंने बताया क्या था, x x2 बराबर अपॉन a1 इज इक्वल टू y y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z z1 अपॉन c1। तो आप इक्वेशन को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको फायदा ही करेगी। उसके बाद आपको याद भी हो जाएगी। तो कोशिश करें कि जब फर्स्ट टाइम आप क्वेश्चंस को बनाए, एग्जांपल्स को, एक्सरसाइज को, तो आप फॉर्मूला को लिखते हुए चले तो आपको फायदा ज्यादा करेगी। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 समझ लिया तो अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिएगा 7 नंबर तो शायद आप लोग की बुक में नहीं दिया हुआ, बट अगला थ्योरी जरूर दिया हुआ। देखिए थ्योरी के बाद आपका 7 नंबर। अब आपका थ्योरी क्या है, नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अब फिर वही बात आ गई जो मैंने दूसरा कंडीशन बताया। तो दूसरा कंडीशन मैंने क्या देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है 11.2 में, वो है इक्वेशन ऑफ ए लाइन which passes through 2 points। ये मेरा हेडिंग है, इसका प्रूफ करना है, फिर इसके क्वेश्चंस को मुझे सॉल्व करना है। कैसे मैं सॉल्व करूंगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग which passes through 2 points, जो 2 पॉइंट्स पास करेगी। चलिए हम लोग सिस्टम लेते हैं, फिर रेक्टेंगुलर सिस्टम लेते हैं। देखिए स्पेस में मैंने लिया, अगर मैं इसको x, इसको y, इसको z मान लिया। अब देखिए कोई लाइन है
और ये एक पॉइंट ए से पास करती है, एक पॉइंट मान लिया मैं बी से पास करती है। अगर इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट मान लिया मैं x1 y1 z1 है और बी का पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 ये मान लिया, तो मैं इसको अगर जरा सा लिख लूं तो क्या होगा, लिख लेते हैं लेट, इसको अगर मैं ए बी ले लिया या एल लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेट एल बी द लाइन which passes through A and A का आपका कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 z1 and B x2 y2 z2 with respect to origin लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। L B a line which passes through A and B with respect to origin, या क्या, तो अगर कोई लाइन एल ए और बी से पास करती है, ठीक, तो मुझे उसका इक्वेशन निकालना है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऑरिजिन मान लिया और ऑरिजिन से इसको मिला देता हूं और फिर ओ को ऑरिजिन मानते हुए मैं बी से मिला देता हूं, तो मुझे ओ ए और ओ बी दो चीजें यहां से मिल गई। तो यहां से क्या बोल सकते हैं कि वेक्टर ओ ए बराबर, यहां से लिख सकते हो अपना अगर आपका मन है, अगर मैं इसको वेक्टर ए मान लिया और इसको मैं वेक्टर बी मान लिया, सो मैं बोल सकता हूं वेक्टर, ऐसा भी बोल सकते हैं, सो वेक्टर ओ ए बराबर मेरा हो जाएगा वेक्टर ए दैट विल बी द x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, एंड मेरा जो नेक्स्ट ओबी हो जाएगा वो वेक्टर ओबी बराबर मेरा होगा वेक्टर बी दैट विल बी द x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। चलिए, अगर आप लोगों ने यहां तक समझ लिया तो अब मैं इस लाइन AB पर कोई पॉइंट ले लेता हूं P, मैं ले लिया कोई पॉइंट P, अगर मैं इस पर कोई पॉइंट P लिया और इसका नाम मैं मान लिया कि XYZ रख दिया, क्या रख दिया XYZ, और इस O को अगर मैं P से मिला दूं तो इस वेक्टर OP का वैल्यू क्या होगा, यहां पर लिख भी सकते हैं, टेक एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन L, अगर मैं कोई पॉइंट L ऑन लेट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट P ऑन L, अगर मैं इस P को L पे ले लिया, आप P के बदल में लिख भी सकते हैं x y z और उसके बाद लिखिए L, मतलब ये P का जो कोऑर्डिनेट है आपको x y z है और कहां ले लिया मैंने, ऑन द लाइन सेगमेंट L। अगर मैं इसको ऑन L, ये जो आपका लाइनिंग है L, इस पे अगर मैं पॉइंट P को लिया और इसको मान लिया मेरा वेक्टर R है, सो वी कैन राइट वेक्टर R बराबर x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। अगर मुझे यहाँ पे इक्वेशन करने की बात होगा, देखिए इसको आप क्या बोल सकते हो OA, इसको आप OB और इसको आप AP बोल सकते हो, फिर यहाँ पे उसी तरह से OB हो जाएगा और ये आपका इधर आ जाएगा। चलिए, अब यहाँ से मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ आप लोगों को। अगर मैं यहाँ से कहूं OA प्लस AP बराबर OP, तो यहाँ पे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, क्या लिखते हैं, सिंस वेक्टर OA प्लस वेक्टर AP इज इक्वल टू वेक्टर OR, कहने में कोई दिक्कत नहीं। दैट इंप्लाइज दैट अगर मैं वेक्टर AP का वैल्यू निकालना चाहा, OP है, सॉरी OP, अगर मैं यहां से वेक्टर AP का वैल्यू निकालना चाहा तो वेक्टर AP बराबर क्या होगा, दैट इंप्लाइज दैट वेक्टर AP बराबर R माइनस वेक्टर OA का वैल्यू क्या है A और OP का मैंने R लिखा है, तो R माइनस वेक्टर ये हो जाएगी। चलिए, यहां तक अगर आप लोगों ने समझ लिया तो एक स्टेप और मैं लिखता हूं। अगर मैं इंटरनल OAB में सोचूं, पहले से पहले मैंने सोचा OAP में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं इंटरनल OAP, फिर लिखता हूं इंटरनल OAB। अगर मैं OAB में सोचूंगा तो यहां से बोल सकता हूं वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB इज इक्वल टू वेक्टर OB। अगर आप लोगों ने यहां तक लिख लिया तो OA का मैंने क्या वेक्टर स्मॉल है, दैट इंप्लाइज दैट वेक्टर A प्लस वेक्टर AB मेरा क्या है, ये मेरा वेक्टर AB क्या है आपको नहीं मालूम है, तो मैं वेक्टर क्या लिख सकता हूं, AB लिख देता हूं, इज इक्वल टू वेक्टर AB आपका लिख दिया और यहां पे मैंने क्या वेक्टर B। सो नीचे में आप लोगों को अगर दिख रहा है तो एक लाइन फिर मैं बढ़ा दूं, सो वेक्टर AB इज इक्वल टू वेक्टर B माइनस C, ये चीज यहां से मिल जाएगी। अब आप लोग यहां से गौर करें, क्या गौर करना है, तो ये जो आपका ऊपर में आपने वेक्टर AB का मान निकाला वो वेक्टर R माइनस A है और AB का निकाला जो कि वेक्टर B माइनस A है। अब देखिए अगर फिगर के तरफ जरा सा मैं चलूं, ऊपर से थोड़ा मिटा लेता हूं, आप लोग ध्यान से देखिए, इसको मिटा लूं, चलिए
हो सकता है आप लोगों को अगर थ्योरी वाला पोर्शन मजेदार नहीं लगे तो आराम से आप लोग क्या करें, फॉर्मूला रट लोगे लास्ट में, बस क्वेश्चन फटाफट बनते रहेंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं बनेगा, एकदम 100% क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि आपको वो कुछ घुमाने वाला नहीं है, सिंपल बोल रहा है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक, बस फर्क यह है कि अगर आप कंसेप्ट लेते हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि आपको ज्यादा करके मैं देखता हूँ कि बच्चे इस तरह के डिस्कशन नहीं करना पसंद करते हैं, वो ओनली फॉर्मूला पसंद करते हैं। लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए, तो मैं यहां से अगर मैं यहां से गौर करूं तो ये वेक्टर एबी और एपी क्या है, कॉलिनियर है। और कॉलिनियर ही नहीं, वेक्टर एबी जो है एपी को ओवरलैप करते हुए जाती है। डेफिनेटली रूप से वेक्टर एबी जो होगा एपी का कुछ मल्टीपल होगा मैग्नीट्यूड के मामले में, तो मैं बोल सकता हूं सो वेक्टर एबी बराबर लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, वेक्टर एपी आराम से बोल सकता हूँ। लैम्डा ही कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है, मैं यहाँ पर सुविधा के लिए लैम्डा मांगता हूँ क्योंकि पूरी एनसीईआरटी में लैम्डा यूज होगा। वेक्टर एबी बराबर लैम्डा टाइम्स वेक्टर एपी बोल सकता हूँ। अगर मैं वेक्टर एबी की बात करूं तो मैंने क्या वेक्टर बी मैंने से है इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर एपी मेरा क्या है, वेक्टर आर माइनस 1। यहां तक में तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आप लोगों ने यहां तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, चलिए तो हमने क्या लिखा कि वेक्टर ए बी ओपी जो निकाला ए बी और उसके बाद है आपका ए बी और ए बी। अच्छा ऐसा करते हैं, ये आर से फ्री नहीं होगा, नहीं तो ऐसा करते हैं, देखिए ये जो लैम्डा है ना इसको ऐसा करते हैं, आप लिख सकते हैं वेक्टर एपी बराबर लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए बी, ये आपको फायदा करेगी। देखिए ऐसा मैंने क्यों किया, आप वो भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि आपको मैं वो गलत कर रहा हूं, लेकिन आपके इनिशिएटिव जो स्टैंडर्ड यूज किया उसी को यूज करता हूं। ये वेक्टर एपी जो है मेरा, ये मेरा वेक्टर एपी है, ये वेक्टर एपी जो है क्या हो एबी का कुछ ना कुछ पार्ट हो। आपको मैंने बोला ना कि एबी को भी एपी के फॉर्म में लिख सकते हैं, एपी को भी एबी के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसी को 1/λ करेंगे तो 1/λ एक जल्द कांस्टेंट है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट मैं यहाँ पे इसको इसलिए लिख रहा हूं ताकि मैं आर को फ्री रखना चाहता हूं। अब अगर मैं वेक्टर एपी को लिखना चाहूं तो आर माइनस ए हो जाएगा, वेक्टर आर माइनस ए बराबर लैम्डा टाइम्स वेक्टर एबी मेरा क्या होगा बी माइनस ए। अगर आप लोगों ने समझ लिया तो वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी माइनस ए। तो ये जो इक्वेशन हुआ ये क्या हो गया, याद रखेंगे हम लोग ध्यान से, इक्वेशन ऑफ दैट लाइन व्हिच पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अगर वो 2 पॉइंट ए और बी से पास करते हैं तो उस केस में इसका इक्वेशन वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए होता है। या कोई इक्वेशन इस फॉर्म में एक्सप्रेस्ड हो दैट मींस वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, तो इस केस में आपको समझना पड़ेगा दिस इक्वेशन पासेस थ्रू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इस केस में आपको समझना पड़ेगा यह इक्वेशन जो है ए और बी से पास करने वाली लाइन की है। ठीक, ये चीज हो गया। अब मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में लेकर अगर चलूं तो इन कार्टेशियन फॉर्म लिखता हूं, इन कार्टेशियन फॉर्म। अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म की तरफ चलूंगा, ध्यान से देखना आप लोगों, अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म की तरफ चलूंगा तो मेरा ये आर क्या हो जाएगा, यहां पे स्पेस का मैं फिर भी वही लिखता हूं, यहां पर आर का वैल्यू मेरा क्या होगा एक्स आई वाई जे के प्लस जेड के इज इक्वल टू वेक्टर ए का वैल्यू मेरा क्या होगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b माइनस c। वेक्टर b माइनस c अगर मतलब करूंगा तो b का वैल्यू मेरा क्या है x2 y2 z2 और ये मेरा x2 y1 z2। अगर दोनों का डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा लैम्डा टाइम्स x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तो यहां से आपका ये जो आपका ये मैं कार्टेशियन फॉर्म का डिस्कस कर रहा हूं x1 x i कैप y j कैप प्लस z के कैप बराबर x1 i कैप प्लस y1 z1 कैप। ये कुछ नहीं किया मैंने, जिसका जहां वैल्यू था मैंने रख दिया। अगर ये यहां पर b माइनस a करें तो ये वेक्टर b माइनस a का मतलब हो गया ये ob माइनस oe। इसका अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 जो कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अच्छे से जानते हैं। का तो वेक्टर मैट्रिक्स में बता चुका हूं पोजीशन वेक्टर ऑफ ab। तो ab का पोजीशन वेक्टर का मतलब ही हो जाता है a मतलब b माइनस a, तो b माइनस a को मैंने घटा के वहां पे लिखा। अब यहां से अगर मैं लैम्डा का वैल्यू निकालूंगा फॉर i कैप के लिए तो लैम्डा बराबर क्या होगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। सो इन कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1।
इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। ये जो हो गया इक्वेशन ऑफ दैट लाइन विच पासिस थ्रू x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। तो इस इक्वेशन को आप लोग याद रखेंगे, आपको इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है और काफी ज्यादा आप लोग के लिए मददगार होगा कि इक्वेशन ऑफ दैट लाइन विच पासिस थ्रू x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। तो आप लोगों को दो याद रखना फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला आप लोगों के लिए क्या है कि इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू a एंड b इन द वेक्टर फॉर्म, वेक्टर r बराबर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b माइनस वेक्टर a। और इसी को अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म की तरफ चलूंगा तो अगर a का कोऑर्डिनेट आपका x1 y1 z1 हो, b का कोऑर्डिनेट अगर आप लोगों का x2 y2 z2 हो, देन इक्वेशन ऑफ दैट लाइन विल बी x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to z minus z1 upon z2 minus z1। तो अभी तक ने हम लोगों ने मात्र दो फॉर्मूला का यूज किया डेफिनेशन के लिए। अब इसका जो है इसमें एक दो एग्जांपल्स भी दिया हुआ है आप लोगों के एक्सरसाइज में। चलते हैं हम लोग, आपका एग्जांपल नंबर 7 की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ध्यान से देखना आप लोगों को, फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन बनेगा। कहता फाइंड द वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन व्हिच पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1 0 2। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन या अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये वेक्टर ए से पास कर रही है जो कि मेरा दिया हुआ है -1 0 2। तो अगर मैं यहां पे ऐसा करूं तो कह सकते हो कि ए बराबर आपका क्या आ जाएगा -1 आई कैप 0 जे कैप प्लस 2 के कैप, क्योंकि पहला जो मेरा था वो यही ना था, इसी से मैं पास करता था। और मेरा वेक्टर भी उसमें बोल रहा है एंड पासिंग थ्रू 3 4 6। अगर ये 3 4 6 से पास करता तो मेरा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप ये हो जाएगी। अगर हम लोगों का ये हो गया सो लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अच्छा एक चीज और, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मतलब समझते हैं? वेक्टर ए का मतलब होता है कि ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में उसका दिया गया है यहाँ पे। सो ये मेरा होगा वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। दैट मीन वेक्टर ए मेरा क्या है -1 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 2 के कैप, उसके बाद प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी माइनस ए करेंगे 3 में से 1 ऐड कर देंगे तो 4 आई कैप प्लस 4 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करें तो 4 के कैप सॉरी 4 जे कैप प्लस 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो 4 के कैप। ये जो मेरा हो गया वो इक्वेशन ऑफ दैट लाइन व्हिच पासेस थ्रू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसके बाद आपका इसी में कहता है, अच्छा तो केवल वेक्टर इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोल रहा था तो मैंने कर दिया। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में कहता है द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, एक इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 3/2 इज इक्वल टू y माइनस 5/4 इज इक्वल टू z प्लस 6/2। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन। अब देखिए ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसके बारे में पूछ रहा है कि आपको वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना है कि इसका वेक्टर इक्वेशन क्या होगा। चलिए सबसे पहले इस इक्वेशन को देख करके आप अगर अभी तक ने 2 इक्वेशन अगर पढ़े हैं तो इसमें गौर कीजिए क्या किसी इक्वेशन के फॉर्म में ये जा रहा है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन जो है उसके फॉर्म में जा रहा है। बट उसमें भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए, क्योंकि उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मीनिंग, पहले उसकी मीनिंग को समझेंगे। इक्वेशन ऑफ दैट लाइन विच पासिस थ्रू पॉइंट ए हैविंग कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 एंड पैरेलल टू दैट लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 will be x minus x1 upon a1 is equal to y minus y1 upon b1 is equal to z minus z1 upon c1। तो इसके से मैं अगर इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करूंगा तो इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, इसको मैं इस तरह से लिखूंगा। अब इसके बाद इस तरह से लिखने के बाद ये क्या बताती है तो इसको लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, और यहां पे लिखेंगे हम लोग क्या इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट्स, ये इक्वेशन फर्स्ट लिख लिया। अब इसको मैं अगर ऊपर वाला को मिटा लूं तो देखिएगा क्या लिखेंगे, यहां लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट्स ए लाइन which passes through
which passes through x1 y1 z1 मतलब -3 5 -6 -3 5 -6 and parallel to that line which that line having डायरेक्शन रेशियोज 246 ये चीज मेरा हो गया। शो इन वेक्टर फॉर्म दैट पॉइंट फ्रॉम विच दैट लाइन पासेस, दैट मीन्स वेक्टर ए इज इक्वल टू -3i + 5j कैप -6k कैप। वर्किंग क्वेश्चन फॉर्म यही ना होगा कि ये वाला पॉइंट जो होता है मतलब -3 5 -6 इस पॉइंट से वो पास किया तो इसको मैं ये नाम रखता हूं, और जिसका डायरेक्शन रेशियो जिसके पैरेलल में वो दिया हुआ है वो मेरा हो गया 2i कैप + 4j कैप + 6k कैप। सो अगर मैं वेक्टर आर के फॉर्म में लूंगा तो वेक्टर ए -3i कैप + 5j कैप -6k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी 2i कैप + 4j कैप + 6k कैप। ये जो हो जाएगी वो मेरी क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, ये क्वेश्चन नंबर 7 का भी डिस्कशन कर लिया, सॉरी 8 नंबर का भी डिस्कशन कर लिया। अगर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कशन कर लिए तो अब हम लोग का एक नेक्स्ट थ्योरी की तरफ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए और काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव का ये कमाल करता है, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव जो है 3D से अभी तक मैंने एक आपको डायरेक्शन क्वेश्चन डायरेक्शन रेशियो के बारे में बताया, वो सब पूछता और अभी जो मैं बता रहा हूं ये भी आप लोगों के बोले में बहुत ज्यादा पूछता है, इसलिए इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी जो मैं लास्ट में अभी डिस्कस कर रहा हूं इस थ्योरेटिकल पोर्शन में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो अब जो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे वो क्या सीखेंगे, ध्यान से देखेंगे। पहला चीज क्या है, सबसे पहले कहता है एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो यहाँ पे मेरा टॉपिक है क्या, थर्ड टॉपिक मेरा हो गया इसमें 11.2 का थर्ड टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर दो लाइन दिया हुआ है तो उसका हम लोग एंगल कैसे डिटरमाइन करेंगे वो चीज सीखना है। देखिएगा बहुत ईजी है। अगर मैं इसको एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में इसको मैंने डिवाइड कर दिया एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में, और मैं मान लिया कि ये मेरा कोई लाइन है, ये मेरा ऑरिजिन है, इसको अगर मैं पी मान लिया और ये मेरा पी अगर हो गया और ये मेरा कोई लाइन है, इस लाइन का नाम मान लिया L1 है और एक दूसरा लाइन में खींच रहा हूं, ध्यान से देखिएगा ये मेरा L2 लाइन है, दोनों के बीच का एंगल जो है मेरा वो क्या है थीटा है, ठीक। ये मेरा लाइन L1 है और ये लाइन मेरा क्या है L2 है, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो मेरा क्या है थीटा है। और यहां पे लिखते हैं हम लोग क्या चीज, वो ध्यान से देखेंगे, एकदम इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए। ये चीज अगर आप समझ जाते हो तो बहुत मजा आएगा। ऐसा करते हैं इसको हम लोग कैपिटल मान लेते हैं, आपको फायदा करेगा क्योंकि हम लोग कुछ और भी यूज करने वाले हैं। L1 L2 हो गया। अब मैं इसका एंगल की तरफ चलता हूं कि इस दोनों लाइन का एंगल में कैसे डिटरमाइन करूं। अच्छा एक चीज बताइए, अगर ये L1 किसी एक पॉइंट से पास करती है, मान लीजिए या ऐसा मान लीजिए कि इस L1 का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है जो कि मेरा है A1 B1 C1, और अगर मैं यहां पे मान लेता हूं कि L2 का डायरेक्शन रेशियो में जो दिया हुआ है वो A2 B2 C2 दिया हुआ है, ये मेरा डायरेक्शन रेशियो हो गया। अगर डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, इसका डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन रेशियो ब्रैकेट में लीजिए, ये तो कोऑर्डिनेट बताएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेट L1 एंड L2 बी टू लाइन which passes through which pass through origin and makes angle makes acute angle at origin theta and direction ratio of L1 B A1 B1 C1 and direction ratio of L2 B A2 B2 C2।
अगर मेरा डायरेक्शन रेशियो L1 की बात करूंगा तो A1 B1 C1, अगर डायरेक्शन रेशियो L2 की बात करूंगा तो A2 B2 C2। इस केस में अगर मैं मान लिया इस पे कोई पॉइंट मैं इसको इस पर एक पॉइंट मैं OP ले लिया और इसको अगर मैं OQ लिया, तो इस L1 और L2 के बीच का एंगल का मतलब ये OP और OQ के बीच का एंगल, क्योंकि एंगल के लिए आप इतना बड़ा लाइन ले लो या आप इतनी बड़ी लाइन ले लो, बात बराबर ही पड़ती है। तो डायरेक्शन रेशियो L2 हो गया, तो यहां से मैं बोल सकता हूं क्लियरली एंगल बिटवीन L1 एंड L2 विल बी सेम है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूं वेक्टर OP एंड OQ अगर इसके बराबर हो गया, सो वी कैन राइट दैट वेक्टर OP डॉट वेक्टर OQ अगर मैं लिखना चाहूं तो यहां पे क्या देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OP इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OQ इंटू कॉस थीटा, ये आ जाएगी। दैट इंप्लाइज दैट वेक्टर OP मेरा क्या हो जाएगा, A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप इंटू ये डॉट में OQ का मेरा क्या होगा, A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप इज इक्वल टू वेक्टर OP का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर OQ का मैग्नीट्यूड। स्पेस का मैं फिर भी मैं लिख देता हूं, इसको भी उसी तरह से लिख देता हूं इंटू कॉस थीटा। सो कॉस थीटा विल बी, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया, अगर आप लोगों ने यहां तक लिख लिया तो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं। अब लिख सकते हैं सो cos थीटा विल बी, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय OP का मैग्नीट्यूड, मेरा OP का मैग्नीट्यूड क्या, अंडर रूट A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर इंटू C1 का स्क्वायर इंटू A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, ये मेरा क्या आएगा, ये cos थीटा हुआ। सो थीटा बराबर अगर मैं यहां से निकालूंगा तो cos इनवर्स में चल जाएगी, तो ये जो मेरा आ गया, अगर मैं एक्यूट एंगल की बात करूंगा तो ये cos थीटा बराबर इतना इसका वैल्यू आ जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पे cos थीटा का एक्सप्रेशन निकाला है। अब इसके बाद आप लोग sin थीटा का भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई फायदा आप लोगों को होगी नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो है ना स्टूडेंट्स cos थीटा sin थीटा दोनों निकालते हैं, बट मेरी बात मानो cos थीटा sin थीटा एक ही चीज है। चलो अगर मैं यहां से एक चीज मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोग क्या कहोगे, जवाब ध्यान से देखना आप लोग। अगर मैं इस OP को इसके साथ डिवीजन में ले आऊं और OQ को इसके साथ डिवीजन में ले आऊं, ये पूरा डिवीजन में मैं बस ऐसे ही सेपरेट किया मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो ये OP मेरा क्या है, A1 का स्क्वायर इंटू B1 का स्क्वायर इंटू C1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा A1 अपॉन इसका ये वाला टर्म है, ये वाला B1 अपॉन ये C1 अपॉन ये, इसका मतलब A1 अपॉन इतना B1 अपॉन इतना C1 अपॉन इतना। इसको मैं बोल सकता हूं यहां पे ये चीज और भी क्या क्या बोल सकता हूं, L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2। अगर ये L1 L2 M1 M2 N1 इंटू N2 क्या है, ये डायरेक्शन क्वेश्चन ऑफ L1। अगर आपको ये डायरेक्शन रेशियो केवल दे दे, देखिए इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे कंफ्यूज मत कीजिए, अगर डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ हो तो आप डायरेक्ट यूज करें ये फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन को साइन दे तो ये यूज कीजिए, cos थीटा विल बी L1 into L2 plus M1 into M2 plus N1 into N2, where L1 M1 N1 will be the direction cosine of capital L1 and L2 M2 N2, मतलब स्मॉल जो मेरा L2 स्मॉल M2 स्मॉल N2 will be the direction cosine of capital L2। इस डायरेक्शन के क्वेश्चन जो है मेरा ये कैपिटल L2 का है और ये L1 M1 N1 जो इसका, और ये जो आपका दिया हुआ है A1 B1 C1 ये मेरा डायरेक्शन रेशियो है। इंपॉर्टेंट बात है, आपको बार बार मैं बोल रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि एग्जाम में जाकर के दोनों में कोनो फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ध्यान देंगे कि वो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ, उसके बाद ही मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। cos थीटा वैल्यू फाइनली इतना, अगर मेरा cos थीटा का वैल्यू यहां से ये चीज आती है तो इसके बाद आप यहां से sin थीटा निकाल सकते हो। sin थीटा तो बच्चा का काम है, अंदर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है, आप लोग तो बच्चे में पढ़े होंगे। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं 1 माइनस ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। लिख दिया। अब जो है ये चीज अगर आप लोगों ने ये सब ऐसे में बता दिया, कोई चीज नहीं है, इसको अगर आप अच्छे से कैलकुलेट करोगे ना
तो एक बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन मिलता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है फालतू में लिखना, कोई ज्यादा फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड हम लोग को बनाना की जरूरत नहीं है। या आप नहीं भी याद करें तो कोई दिक्कत नहीं, कॉस थीटा अगर निकालोगे तो साइन थीटा निकालने में बहुत बड़ी भारी पड़ेगी, क्योंकि आप तो जानते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री तो इतना पढ़े ही होंगे क्लास 9 10 में, कॉस थीटा का वैल्यू अगर जानते हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो आप उसका क्या कहते हैं परपेंडिकुलर निकालो और साइन निकाल दो, फिर टेन पूछा तो टेन भी निकाल सकते हो। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ कि एंगल बिटवीन टू लाइंस निकाल सकता हूँ अगर मैं उसका डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन क्वेश्चन जानता हूँ तो दोनों में से कुछ भी। अब इसका कुछ स्पेशल केस है जो कि एग्जाम में काफी ज्यादा पूछता है, इसलिए हम लोग उसके करते हैं थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग थोड़ा सा। अगर मैं इसको मिटा लूं तो देखिएगा स्पेशल केस क्या है, इसी से रिलेटेड है, यही सब एक्सप्रेशन है, ज्यादा कुछ है नहीं। सबसे पहला स्पेशल केस क्या है वो देखिएगा। सबसे पहला केस जो मेरा वो है स्पेशल केस, इसी से ऑब्जेक्टिव आप लोगों का क्लास 12 में बनता है। एक नंबर पहला सबसे पहला है इफ L1 बराबर L2, अगर वो दोनों लाइन एक दूसरे के L1 इज पैरेलल टू L2, अगर वो L1 जो है वो L2 के पैरेलल आ जाएगा तो उस केस में क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपको यहाँ पे तो तरह का फॉर्मूला मैंने बताया था, अगर ये L1 पैरेलल टू L2 आएगा तो इस केस में क्या होगा, बहुत ही सिंपल चीज एक्सप्रेशन है कि अगर वो दूसरे के पैरेलल आ जाता है तो वो जो मैंने एक्सप्रेशन आप लोगों को लिखाया है, वो जो मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्रेशन लिखाया है cos थीटा बराबर, अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूं किसके साथ, डायरेक्शन रेशियो के साथ, तो डायरेक्शन रेशियो मेरा A1 B1 C1 था मेरा L1 का, और L2 का जो था वो A2 B2 C2 था। उस केस में अगर ये एक दूसरे के पैरेलल होता है तो डेफिनेटली रूप से आप लोग यहाँ से बोल सकते हैं सो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 आ जाएगा। कहां से आएगा, तो आप वहां पे जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है अगर वो एक दूसरे के पैरेलल आ जाएगा तो एंगल दोनों के बीच में जीरो होगा, अगर वो एक दूसरे दोनों के बीच का एंगल जीरो होगा तो आप वहां से क्या बोलोगे, ध्यान से मेरी बात को ध्यान से सुनिए। साइन थीटा भी अगर मैं साइन की तरफ चलूंगा तो साइन थीटा भी जीरो, और यहाँ पे 1 माइनस अंडर रूट A1 B1 जो मेरा एक्सप्रेशन था उसको अगर आप जीरो के बराबर करोगे तो आपको ये कंडीशन मिल जाएगी। तो ये आपका आ गया कि अगर आपका फर्स्ट केस अगर L1 इज पैरेलल टू L2 हो गया तो उसका डायरेक्शन रेशियो जो होता है दोनों लाइन के वो प्रोपोर्शनल टू होता है, एक ही तरह। ठीक, दूसरी बात देखिएगा ध्यान से, इफ दूसरा देखिएगा इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो उस केस में इसका जो डायरेक्शन रेशियो का कॉरेस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन जो होगा B1 B2 डायरेक्शन रेशियो का कहता हूं, मतलब वो जो आपका यूनिट वेक्टर का कोएफिशिएंट जो है C1 into C2 जो होगा वो जीरो आ जाएगा। तो इस बात को याद रखिए, अगर वहां पे cos 90 बराबर, क्योंकि आप जानते हैं ना कि cos 90 इज इक्वल टू 0 और cos थीटा बराबर क्या होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इनटू अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। इस केस में उसके न्यूमरेटर बराबर अगर 0 के बराबर आया तो डेफिनेटली से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इन दैट केस व्हेन L1 is parallel to L2 and L1 is perpendicular to L2 then A1 plus A1 into A2 plus B1 plus B1 into B2 plus C1 into C2 will be 0। ये आपका दूसरा केस आ गया। चलिए, अगर आप लोगों ने यहां तक समझ लिया तो थोड़ा सा मैं एक स्टैंडर्ड केस की तरफ जरा चलो। देखिए वो मेरा स्टैंडर्ड केस क्या है, इस चीज को आप लोग ध्यान से रखेंगे, कहीं आप लोगों को डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज आप लोगों ने समझ लिया तो देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों के लिए क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस, पहला लाइन जो होगा वो मेरा होगा वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b, और दूसरा होगा वेक्टर r बराबर वेक्टर ये मेरा a1 है मेरा a2 है इज इक्वल टू म्यू टाइम्स प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर b। अगर कोई वेक्टर r1 a1 से पास करता हो और b1 के पैरेलल और वेक्टर r जो a2 से पास करता हो और b1 के b के ही पैरेलल, उस केस में दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा, ये चीजें हम लोगों को निकालना है। यहाँ पर भी B1 B2 होगा, सॉरी ये तो आपको प्लेन में बता देंगे। देखिए तो कोई लाइन जो A1 से पास करता हो B1 के पैरेलल और A2 से पास करता हो B2 के पैरेलल, तो कुल मिलाकर के ये बात है कि इस दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो हम पहले वेक्टर फॉर्म में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे कार्टेशियन फॉर्म। देखिए वो उस A1 और B1 पॉइंट से पास करता है, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं होगा एंगल फाइंड करने में, क्योंकि यूज नहीं होगा, क्योंकि मैं B1 और B2
ये दोनों के पैरेलल है, तो एंगल क्यों नहीं मैं इस दोनों के बीच में जो फाइंड करूंगा वही ना इसके बीच में का भी एंगल होगा, क्योंकि ये जो बात है ना ये मेरा V1 और V2 के पैरेलल है। जैसे मान लिया मेरा R1 है, ये मेरा R1 है, अगर मेरा ये R1 होगा तो इस केस में ये V1 के पैरेलल होगा, तो मेरा V1 ये मेरा मान लीजिए, और उसके बाद एक मान लिया ये मेरा R2 है, ये दूसरा R है, और ये मेरा जैसे कि ये मेरा A1 से पास करता है V1 के पैरेलल है, और ये मेरा R2 है जो क्या करता है इस B2 से पास करता है, और ये मेरा R2 है ये मेरा A2 से पास करता है और V2 के पैरेलल है। तो इस दोनों के बीच का एंगल निकालने का मतलब हुआ इस दोनों के बीच का एंगल निकालना, तो क्यों नहीं हम इस B1 और B2 का एंगल निकाल ले आराम से और काम खत्म कर ले। तो इसलिए आप लोग ज्यादा इसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कीजिएगा। ये चीज मैंने आपको अगर बता दिया, अगर ये चीज समझ ली है, क्योंकि इसका मतलब ही होता है कि इक्वेशन which of the form vector r is equal to vector a1 plus lambda times vector b that represents equation of that line which passes through the vector a1 and parallel to vector b1। तो यहां से बोल सकते हैं angle between them can be expressed as vector b1 dot vector b2 is equal to magnitude of vector b1 into magnitude of vector b2 into cos theta। आराम से बोल सकते हैं that implies that cos theta will be vector 1 dot vector b2 divided by magnitude of vector b1 into magnitude of vector b2। तो ये मेरा cos theta हो गया। अब यहाँ पे b1 आप आराम से चूज कर सकते हैं, यहाँ से आप b2 चूज कर सकते हैं और आराम से इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। ठीक, अगर इसी को मैं वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में लिख दूंगा तो ये कार्टेशियन फॉर्म में ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये रिप्रेजेंट करेगी x1। अगर a1 का कोऑर्डिनेट आपका मान लीजिए x1 y1 z1 है और ये आपका b1 जो मेरा a1 b1 c1 है, तो आप यहां से बोल सकते हैं x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। अगर ये आपका इक्वेशन इस फॉर्म में है और इसको अगर आपने लिख दिया x माइनस x2 अपॉन a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2, इस फॉर्म का अगर इक्वेशन है तो दोनों के बीच का अगर आपको एंगल निकालने के लिए बोलेगा तो ज्यादा दिमाग मत लगाना है, नीचे वाला का यहाँ पर इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपने देख रहा है कि वेक्टर b1 मेरा नीचे वाला कोएफिशिएंट का जिसका कि आप डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, b2 वाला का डायरेक्शन रेशियो नीचे रहता है, तो आराम से हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे तो वो मेरा क्या आएगा, आराम से लिख सकते हो ना कि b1 का वैल्यू मेरा क्या होगा, ये वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 दोनों का डॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। अगर ये चीज समझ गया तो आपका वेक्टर b का b1 का मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूंगा क्या होगा, अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। अगर मैं b2 का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो क्या होगा, अंडर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। याद रखेंगे अगर इस फॉर्म का अगर आपको लाइन दे दिया तो आप हमेशा इसी तरह से एंगल निकालेंगे, ऐसा नहीं कि कहना कि आपको कुछ अलग ढंग का दे दिया। तो वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्रेस कर रहा है कि किस तरह से ये रिप्रेजेंट करती है, इसका मीनिंग क्या हो गया। अगर आप लोगों ने ये चीज समझ लिया तो अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चंस की तरफ चले। देखिए क्वेश्चंस की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 9 आता है। पहला क्वेश्चन नंबर 9 के हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाय। एक लाइन दिया हुआ देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका वेक्टर r बराबर दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और दूसरा जो मेरा वेक्टर आ रहा है वो मेरा दिया हुआ है 5i कैप माइनस 2j कैप और k कैप वाला नहीं है माइनस 2j कैप, k कैप नहीं है तो उसको मैं 0k कैप लिख सकता हूं प्लस म्यू टाइम्स 3i 2j 6k, 3i क्या प्लस 2j क्या प्लस 6k क्या, ये हो गया। अगर इस दोनों लाइन के बीच का मुझे एंगल निकालना है तो मैंने क्या बोला था, जैसा कि आपको पता है यहां से क्या चल रही है कि ये वेक्टर पहला लाइन L1 अगर मैं मान लिया, इसको मैं अगर L1 मान लिया, इसको मैं L2 मान लिया, तो L1 passes through 3 2 minus 4 and parallel to 1 2 3, और ये L2 जो है ये passes through 5 minus 2 0 but parallel to 3 2 6। इस तरह से अगर मैं ये चीज समझ गया तो फिर उस चीज को लिख लेता हूं क्लियरली। वेक्टर b1 जो मेरा यहाँ होगा क्या होगा, ये मेरा a1 है, ये मेरा b1, तो b1 मेरा क्या हो गया 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अगर मैं वेक्टर b2 की बात करूंगा तो यहाँ आ जाएगी 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप।
एंगल बिटवीन देम क्या हो जाएगा? सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर v1 डॉट वेक्टर v2 इज इक्वल टू क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v2 इनटू cos थीटा। दैट इंप्लाइज दैट अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे 3 * 1 3 प्लस 2 * 2 4 प्लस 6 3 18 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b1 के निकालेंगे क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9 4 13 1 14 इनटू b2 का करेंगे 36 9 45 49 49 इनटू cos थीटा। सो cos थीटा कितना आ जाएगा? 18 * 22 25 अपन ये 7 और ये 2 यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7 ये 7 रूट 14 आ जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पे जो निकाला आप लोगों को कितना आया? 18 क्या क्या आ गया? 3 2 -4 1 2 3 ये तो ठीक था। अच्छा सॉरी ये 1 2 2 है 1 2 2 तो 3 और ये 3 2 6 है। ठीक है 3 2 2 4 और 6 2 12 होगा। और उसके बाद अगर मैं यहां से फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालूं 2 का स्क्वायर 4 4 8 1 9 और ये 6 36 ये चाहिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 × 3 और ये 12 4 16 3 19 19 आ जाएगा। सो cos थीटा वैल्यू कितना आ जाएगा? 19/21। सो थीटा बराबर आपका आ जाएगा cos इनवर्स 19/21। ये मेरा हो जाएगा एंगल बिटवीन देम। इस दोनों लाइन के बीच का मेरा जो एंगल होगा इतना उठेगा। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 समझ लिया तो मैं थोड़ा 10 नंबर की तरफ चलूं। देखिए 9 नंबर कितना इजी था। बस आपको फोकस करना है कि उसका मीनिंग क्या है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है। ये चीज अगर आप लोगों ने समझ लिया तो रिमेन्स चीज तो ऑटोमेटिक बन जाएगी। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलता हूं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर्स ऑफ लाइंस। आपका जो लाइन दिया वो देखिएगा ध्यान से। पहले पेयर ऑफ लाइंस x + 3/3 इज इक्वल टू y - 1/5 इज इक्वल टू z + 3/4। ये मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन है। लेकिन इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करूं x - 3/3 y - 1/5 इज इक्वल टू z - 3/4। ये मेरा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये लाइन जो है -3 1 3 -3 -1 -3 से पास करता बट पैरेलल टू 3 5 4 वाले मैंने 3 4 डायरेक्शन कोसाइन 3 5 4 वाले लाइन के पैरेलल है। सो इसको अगर मैं नीचे से कर सकता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर तरफ चलूं तो b1 बराबर मेरा क्या आएगा? 3i क्या प्लस 5j क्या प्लस 4j क्या। एंड मैंने दूसरा लाइन का इक्वेशन दिया वो मेरा दिया हुआ है x + 1/1 x + 1/1 इज इक्वल टू y - 4/1 y - 4/1 इज इक्वल टू z - 5/2 z - 5/2। दैट इंप्लाइज दैट इसको मैं लिख सकता हूं x - 1/1 इज इक्वल टू y - 4/1 इज इक्वल टू z - 5/2। ये एक ऐसे लाइन सेगमेंट है जो -1 4 5 से पास करते हैं बट 1 1 2 के पैरेलल है। सो यहां से मेरा वेक्टर v2 क्या निकल जाएगा? 1i क्या प्लस 1j क्या प्लस 2k क्या। अगर ये चीज मुझे मिल गया सो एंगल बिटवीन देम विल बी द। यहां से मैं बोल सकता हूं वेक्टर v1 डॉट वेक्टर v2। तो वेक्टर v1 वेक्टर v2 का डॉट अगर निकालेंगे वेक्टर v1 डॉट वेक्टर v2 बराबर मेरा क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v2 इनटू cos थीटा। अगर मैं v1 और v2 का डॉट निकालूंगा ये दोनों का डॉट निकालने का मतलब होता है कि i के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो j कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो k के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो उसको ऐड कर दो। 1 3 जा 3 5 1 जा 5 5 3 8 और ये 4 2 जा 8 8 हो गया ये और 8 8 6। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं अच्छा एक बार लिख लेता हूं 3 + 5 प्लस 8 इज इक्वल टू अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा क्या होगा? 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर अंडर रूट। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इनटू b2 का अगर मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इनटू cos थीटा। दैट इंप्लाइज दैट 8 5 13 3 16 हो जाएगा इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 9 25 25 25 50 हो जाएगा। तो 50 का क्या होगा? 5 रूट 2 हो जाएगा इनटू अगर मैं इसका लूंगा 4 5 6 तो यहाँ पे रूट नंबर 6 आ जाएगा इनटू cos थीटा। सो cos थीटा मेरा कितना आ जाएगा? 2 6 में डिवाइड हो जाएगा तो 8 और अपन क्या देगा 5√3। तो ये आपका cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 8/5√3। अगर आप इनवर्स में निकालोगे तो थीटा बराबर cos इनवर्स 8/5√3। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। याद रखना कि कैलकुलेशन वगैरह पे आपको तभी मत सोचना कि कैलकुलेशन गलत वगैरह, आराम से अपना बनाते जाओ
केवल बस प्रोसेस को दिखो, किस तरह से हम लोग बनाते हैं, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग देखना कि आंसर ही नहीं मिल रहा, आंसर अपने मिलाते रहना आराम से आप लोग। देखिए इसके बाद जो है आप लोग का वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रिलेटेड। ये सब क्वेश्चन 5 नंबर में पहले हम लोग के टाइम में पूछा था, पता नहीं अभी क्या पूछ रहा है। आप लोग में भी 5 ही नंबर में पूछता होगा, या बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं एक बड़े बहुत ही मजेदार बात बता रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करें तो ये जरूर चैप्टर पढ़ के जाए। वेक्टर, ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, एलपीपी और आपका प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा टेढ़ा चीज है, बट इधर वाला सारा चीज जो मैंने बोला वो आप इजिली कर सकते हो। ठीक, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन तो आप जानते हैं बनाने, बात सीख ही जाइएगा। उतना अगर इंटीग्रेशन नहीं भी आता है, ठीक, अगर अच्छे से कंटिन्यूटी बना कर करते तब तो अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को कवर कर लेना। तो आपका हो गया है यहाँ तक। अब हम लोग चलते शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। थोड़ा सा इसका इमेजिनेशन हाई है, लेकिन अगर इमेजिनेशन को समझ जाओगे तो फिर क्वेश्चंस को रफली तुरंत सट से सॉल्व कर दोगे। अब इसका इमेजिनेशन का मतलब क्या हुआ, मुझे वो बताना चाह रहा हूं। देखिए इसकी इमेजिनेशन क्या है। सबसे पहले आप लोग को मैं एक टर्म सिखाना चाहता हूं, कोप्लेनर। आप लोग ध्यान से देखेंगे कोप्लेनर क्या होता है। कोप्लेनर का मतलब क्या होता है? कोप्लेनर का मतलब होता है कि अगर 2 लाइंस एक ही प्लेन में लाई करता है, क्या करता है, एक ही प्लेन्स में लाई करता है, तो वो कोप्लेनर कहलाता है। कोई भी लाइंस अगर एक ही प्लेन में लाई करता तो वो कोप्लेनर कहलाएगा। जैसे ये बोर्ड एक प्लेन है, इसी में मैं 2-3 लाइन खींच दिया, इस समय क्या हो गया, कोप्लेनर हो गया। इस तरह मेरा लाइन कोप्लेनर हो गया। चलिए तो अब यहाँ पे बात आती है कोप्लेनर में लाइन की कंडीशन की बात है। अगर आप कोप्लेनर प्लेन में, ठीक, या कोप्लेनर में अगर लाइंस कोप्लेनर हो तो उस लाइन के बारे में क्या बोलोगे? या तो वो लाइन इंटरसेक्टिंग होगा, या वो क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा। जैसे ये दोनों लाइन लिया तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, या इस 2 लाइन की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग हो जाए। तो अगर 2 लाइन में किसी भी एक ही प्लेन में मैं 2 लाइन लेता हूं तो या तो वो पैरेलल होगा या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। यही मेरा कोप्लेनर का मीनिंग होता है। चलिए अगर आप लोगों ने ये चीज सीखा तो सेकंड कैसा था, नन कोप्लेनर। अब ये नन कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप समझोगे तभी जाकर के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 SQ लाइंस को समझोगे। और ना तो ज्यादा करके बच्चे तो फॉर्मूले रट लेते हैं और काम चला लेते हैं, बट ये कंसेप्ट तो बहुत तगड़ी है इसकी भाई। चलो हम लोग कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। नन कोप्लेनर, अगर 2 लाइंस एक दूसरे को, क्या ऐसा कोई लाइन पॉसिबल है जो ना ही कभी इंटरसेक्ट करेगी, ना ही कभी एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी। कोइंसाइड मतलब इंटरसेक्ट करेगी, स्पेशल के साथ है। ना ही वो इंटरसेक्ट करेगी, ना ही एक दूसरे के पैरेलल होगी, ना ही वो एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी। क्या ऐसा कोई कंडीशन लाइन का आ सकती है? अगर आप सोचोगे तो लगेगा यार ऐसे तो कोई लाइन हो ही नहीं सकता। ठीक, ये तो सिंपल सी बात है कि कोई लाइन करेगी, हम लोग खींचेंगे तो डेफिनेटली वो एक दूसरे को या तो इंटरसेक्ट करेगा या क्या करेगा, या तो वो इंटरसेक्ट करेगा नहीं तो सिंपली पैरेलल होगा। यही 2 कंडीशन हो सकती है। कोइंसाइड तो उसी का एक स्पेशल केस, तो 2 ही कंडीशन आने की चांस है, या तो इंटरसेक्शन का या तो इंटरसेक्शन करेगा, नहीं तो वो एक दूसरे को पैरेलल कर लेगा। तो यहाँ पे तीसरी केस कौन सी आ सकती है, ये सोचने वाली बात है। चलिए तो वो मैं आपको तीसरी पॉइंट भी बता देता हूं। हाँ यह पॉसिबल है अगर वो लाइंस को नन कोप्लेनर हो। अब ये नन कोप्लेनर का मतलब इस चीज को मैं समझाता हूं, 1 मिनट में बता रहा हूं, देख रहा हूं, कॉपी लेता हूं, तब फिर मैं बता रहा हूं। अगर मैं इस बात को समझाने के लिए एक एग्जांपल के तौर पे इस चीज को लेता हूं। देखिए ये नोटबुक है मेरी, देखिए अगर मैं इसमें ऐसे करके, देखिएगा, अगर मैं इसको, ये जो मेरा प्लेन है, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मानू इसको, और इसको मेरा वाई एक्सिस हो गया, या ये बीच वाला लाइन है इसको मैं वाई एक्सिस मानू, और इसको अगर मैं जेड एक्सिस मानू, ये कोड है ना कोड, इसी को, तो इस केस में ये मेरा प्लेन एक्स वाई प्लेन होगा और ये मेरा प्लेन क्या हो जाएगा, वाई जेड प्लेन होगा। अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से। अगर मैं एक लाइन ऐसे खींच रहा हूं इस डायगोनल के अंदर, ठीक, ये डायगोनल को खींच रहा है एक लाइन, और दूसरा लाइन जो मैं खींच रहा हूं यहां से खींच रहा हूं, एक लाइन ऐसे खींच लिया ना, और दूसरा लाइन जो मेरा है ऐसे खींच रहा हूं इधर से। तो बताइए, मैंने जो बोला आप लोगों को, आप बताना ध्यान से, क्या ये दोनों लाइन कभी इंटरसेक्ट करेगी? ध्यान से देखेंगे आप लोग, आप दोनों को दोनों तरफ बढ़ाते चले जाओगे लेकिन कभी ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कभी ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो हम इस लाइन को ले लेते हैं और यहाँ पे अगर मैं इस लाइन को ले लेता हूं तो क्या कभी इंटरसेक्ट करेगी? कभी नहीं करेगी।
तो इस केस में ऐसे लाइंस को हम लोग बोलेंगे, ना ही ये इंटरसेक्ट करेगी ना ही पैरेलल होगी, तो ऐसे लाइंस को ही हम लोग बोलते हैं कौन सा लाइन, एस्क्यू लाइंस बोलते हैं, जो कि ओनली इन नन कोप्लेनर प्लेन में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो इस चीज को अगर आप लोगों ने समझ लिया तो मैं बोल सकता हूं कि इन द कोप्लेनर प्लेन लाइंस नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल टू ईच अदर। इस कंडीशन को लेते हुए अब हम लोग यहां पर सीखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू एस्क्यू लाइंस। एस्क्यू लाइंस का मतलब होता है जो एक दूसरे को ना इंटरसेक्ट करेगा ना ही एक दूसरे के पैरेलल होगा, तो वो होता है मेरा एस्क्यू लाइंस, याद रखना। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन, टॉपिक लेते हैं, अगर इतना चीज समझ गए तो हम लोग टॉपिक लेते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एस्क्यू लाइंस, और एस्क्यू लाइंस के बगल में आप लिख सकते हैं नन कोप्लेनर प्लेन में, नन कोप्लेनर। उस केस में मैं कैसे इसको डिस्टेंस निकालूंगा, तो देखिए फिगर तो आप लोगों को उतना इमेजिनेशन होगा नहीं, बट मैंने जो बताया है अगर उसको आप समझ लिए होंगे। जैसे मान लिया मेरा कोई नन कोप्लेनर प्लेन है, तो मान लिया कि ये मेरा लाइन जो है वो मेरा L1 है, या इस पे मान लिया मेरा L1 है, और ये लाइन जो मेरा वो L2 है। L1 कुछ ना कुछ से पास करता होगा, मान लीजिए कि ये आपका A1 से पास करता है, इतना तो जरूर जानते होंगे, ये मेरा A2 से पास करता है, और इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर। इतना अगर आप लोगों ने सीख लिया तो इस A1 का आप कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट के बारे में भी आप लोग बता सकते हैं, बट मैं कोऑर्डिनेट का उतना यूज नहीं कर रहा हूं। चलिए अगर मैं इसका मान लिया कि ये मेरा x1 y1 z1 है, और इसका अगर मैं मान लिया कि कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका अगर मैं वेक्टर लूंगा तो x2 y कैप y2 j कैप z की कैप, इसका x1 y कैप y1 कैप j कैप और z1 की कैप आएगा। अब देखिए, तो मैंने जो वहां पे आपको बताया है कि सबसे पहले मेरी जो टारगेट थी वो क्या थी, ध्यान से देखिए, कि अगर कोई लाइन L1 A1 B1 C1 मतलब x1 y1 z1 से पास करता है, दूसरा x2 y2 z2 से पास करता है, और दोनों नन कोप्लेनर है, मतलब दोनों का दोनों लाइन जो है वो क्या है, नाइदर इंटरसेक्टिंग है, नॉट माने नाइदर इंटरसेक्टिंग है ना ही एक दूसरे के पैरेलल है, तो उस केस में मुझे दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। चलिए हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की तरफ चलते हैं। तो आप लोग अगर इमेजिनेशन कर पाते हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, अपना बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग, इस रूम के दो दीवार ले लो, एडजेसेंट वाल ले सकते हैं, एडजेसेंट वाल ले लेंगे। अब जैसे कि मान लिया मैंने जो वाल लिया, क्या ये जो वाल लिया, इस वाल का ये जो है वो उस कॉर्नर से मैंने इस कॉर्नर पर एक ले लिया, और दूसरा जो है उसके जस्ट आगे वाला जो कॉर्नर है उसको उससे मिला दिया। अब इस दोनों लाइन के बारे में सोच सकते हो आराम से, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और दोनों के बीच का क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये सोचने वाली बात है। चलिए तो मैं सबसे पहले लूंगा, यहां से बोल सकता हूं फॉर L2। अगर मैं L2 की बात करूंगा तो यहां से क्या बोल सकते हो कि वेक्टर R2 बराबर है, ये वेक्टर R2 मेरा होगा L2 के लिए। ठीक, अगर मैं इसको R2 की तरह मानूं तो यहां क्या बोल सकता हूं A2 प्लस, अगर मैं म्यू या लैम्डा कुछ भी रिप्रेजेंट करूं, म्यू टाइम्स वेक्टर V2, और अगर मैं R1 की तरफ चलूंगा तो वेक्टर R1 मेरा क्या आ जाएगा, A1 I क्या प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर V1 I क्या, याद है इसका मीनिंग ये हुआ। अब सबसे पहले वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, वो तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की डेफिनेशन से ही जानते हैं कि किसी भी चीज का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, चाहे वो कोप्लेनर हो या प्लेनर हो, वो दोनों पे परपेंडिकुलर लाइन होती है, दोनों पे वो परपेंडिकुलर होगी तभी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो इस केस में सबसे पहले दोनों पे जब परपेंडिकुलर